अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 11 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वो प्रोमिसेस होते हैं जब एक पार्टी ने अपने पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करना करना दूसरी पार्टी के परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी दोनों पार्टीज को या तो साइमल्टेनियसली यानी एक के साथ एक या फिर एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी पार्टी को अपने परफॉर्मेंस को डन करना होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो इसके अंदर कुछ केसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट है जहां पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नीड टू बी परफॉर्म एट द सेम टाइम, यानी कि जब एक पार्टी की प्रॉमिस का पूरा होना दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के साथ में पूरा होने पर डिपेंड करता है। यानी ए ने अगर बी को बोला कि मैं तुम्हें ये गुड्स दूंगा और तुम मुझे 10,000 रुपीज देने उसी टाइम मुझे 10,000 रुपीज पे कर देना, जब मैं तुम्हें गुड्स हैंड ओवर करूंगा तभी तुम मुझे 10,000 रुपीज पे कर देना। लेकिन ए जो है वो गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी है, बट बी इज नॉट रेडी टू मेक द पेमेंट। तो ऐसे केसेस में क्या होंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बी है वो रेडी नहीं है। और यदि बी अमाउंट पे करने के लिए रेडी है बट ए जो है वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं है, तो उस केस में भी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, यानी जिस सीक्वेंस में सपोज ए और बी के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि यदि हाफ द पेमेंट अगर ए रिसीव कर लेगा बी से तो वो अपनी माल की डिलीवरी करेगा, और बाकी डिलीवरी कब करेगा? वो बाद में कर देगा उसकी बाकी की डिलीवरी। लेकिन हाफ पेमेंट को रिसीव होने के बाद ही, यानी टोकन मनी रिसीव होने के बाद ही वो माल की डिलीवरी करेगा, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो बाद में ले लेगा। लेकिन अगर बी ने उसे हाफ पेमेंट की ही नहीं तो ए को हम फोर्सफुली नहीं ये कह सकते कि वो अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती थी? बी की हाफ पेमेंट की डिलीवरी पर। जब तक बी ने हाफ पेमेंट की डिलीवरी नहीं करी तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट इज योर वन पार्टी परफॉर्मिंग द प्रिवेंटिंग अदर पार्टी। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना एक्शन कंप्लीट करने से रोक रही होती है। सपोज ए जो है वो बी के पास 10,000 रुपीज में जॉब करने के लिए तैयार हुआ है, बी ने उसे काम पर रखा है, लेकिन बी उसे अभी मना कर रहा है कि तुम नौकरी पर मत आओ, काम मत करो। और जो ए है, अगर मान लीजिए इस वजह से वो कहीं और जॉब भी ज्वाइन नहीं करता है और वो फिर ए को लॉस होता है और बी जो है वो उसे पेमेंट भी नहीं करता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ए को नुकसान हुआ, क्योंकि ना तो वो बी के पास काम करने गया ना ही वो कहीं और काम करने गया। तो उसकी वजह से जो उसे लॉस हुआ उसकी प्रिवेंशन उसे कौन देगा? उसकी कॉम्पनसेशन उसे देगा बी, क्योंकि बी ने उसे प्रिवेंट किया था यानी रोका था अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज द परफॉर्मेंस नीड टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। ऐसा परफॉर्मेंस या ऐसा एक्ट जिसका फर्स्टली होना जरूरी था तभी दूसरा प्रॉमिस कंप्लीट हो पाता। अगर फर्स्ट वाले प्रॉमिस में डिफॉल्ट हो गया तो दूसरा प्रॉमिस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसको इस केस में रेसिप्रोकल प्रॉमिस पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट पार्टी थी अगर उसने अपना एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया और दूसरी पार्टी का एक्ट सेकंड फर्स्ट पार्टी की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंडेंट था, तो इस केस में भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पूरे नहीं हो सकते। सपोज एक एग्जांपल से देखिए, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, एक मकान बना के दूंगा, और बी ने उसे बोला कि मैं तुम्हें सारा मटेरियल ईंट पत्थर रोड़ी बजरी जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करूंगा। अगर बी जो है वो ए को मटेरियल ही टाइम पर नहीं देगा तो ए हाउस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? तो इस केस में हम कहेंगे कि जब फर्स्ट पार्टी की परफॉर्मेंस अगर डिफॉल्ट में है और उसकी परफॉर्मेंस का आधार क्या है? सेकंड पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस को बेस लेकर चलना है, तो सेकंड पार्टी अपना परफॉर्मेंस पूरा कर ही नहीं पाएगी। ओके,
सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिगार्डिंग इम्पॉसिबल एक्ट्स। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रोमिसेस जो कि किसी इम्पॉसिबल एक्ट्स को करने के लिए है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट क्या होता हो सकता है कि यदि कोई काम इनिशियल से यानी स्टार्टिंग स्टेज से ही इलीगल है या इम्पॉसिबल है। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम अलादीन का चिराग ढूंढ कर लाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? तुम आसमान से तारे तोड़ कर लाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल एक्ट है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेज वो आती है कि जब अभी तो कॉन्ट्रैक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ, उस टाइम पर उस एक्ट को करना पॉसिबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उस एक्ट को कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन शादी वाली डेट को जो ए है वो पागल हो गया, तो बी उससे शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पागल व्यक्ति से शादी करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये काम क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, इसीलिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है वो पूरे नहीं हो पाए। तो आपने देखा, हमने इसे दो स्टेजेस में डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेज क्या थी? ऐसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो कि जहां पर पहली चीज कि कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल स्टेज से ही इम्पॉसिबल था, और दूसरी चीज जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इम्पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड इलीगल एक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोमिसेस भी होते हैं जो कि इलीगल एक्ट्स पर आधारित होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आप मुझे 10,000 रुपीज में मैंने किसी को अपने यहाँ नौकरी पर रखा, ठीक है, तो एज अ मैनेजर, और मैनेजर के साथ साथ मैं उससे चरस गांजा भी सप्लाई करने का काम करती हूँ, तो जहां तक वो मैनेजर का काम करता है वहां तक तो वो एक्ट क्या हुआ? लीगल हुआ, और वो प्रॉमिस उसे पूरा मुझे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉमिस इलीगल वाले पार्ट पर है, उसके लिए ये प्रॉमिस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि कोर्ट कहाँ तक सपोर्ट करेगा? जहां तक काम लीगल है वहीं तक। नेक्स्ट क्या है? ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस वन ब्रांच इलीगल। जैसे कि मान लीजिए ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस। अब ए ने बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज में या तो 10 बैग शुगर के या फिर 10 बैग ओपीएम के दूंगा, यानी कि चरस या गांजा। तो जहां तक शुगर की बात है, 10,000 रुपए में 10 पैकेट शुगर की, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन 10 पैकेट ओपीएम की बात एकदम गलत है, क्योंकि ये इलीगल है। तो ऐसे एक्ट्स क्या होंगे? कोर्ट के द्वारा भी इन्हें वैलिड नहीं कराया जा सकता, और ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पूरे नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। यानी कि अब इस टॉपिक को ध्यान से हमें समझना है, क्या है इसका मतलब। इस टॉपिक का मतलब है कि जब एक डेटर जो है वो किसी क्रेडिटर यानी लेनदार से, जब कोई देनदार उधार लेता है और जब वो डेटर अपनी डेट की पेमेंट करता है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है। अब वो तीन केसेस में हो सकती है। फर्स्ट क्या होगा? जैसे अप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू इंटीमेशन बाय द डेटर। जैसे मान लीजिए एक क्रेडिटर से उसने 3 अलग-अलग महीनों में पैसे उधार ले रखे हैं, और एक बार उसने उधार लिए 2,000, दूसरी बार उसने उधार लिए 5,000, और तीसरी बार उसने उधार लिए 10,000। ठीक है, अब सबसे पहले उसे 2,000 की पेमेंट करनी है। अब मान लीजिए वो क्रेडिटर को 4,000 रुपए ट्रांसफर करता है, और साथ में ही इंटीमेट करता है, ये बताता है कि जो पहले 2,000 है वो तो आप मेरी फर्स्ट जो मुझे पेमेंट ड्यू है उसके लिए ले लीजिए, और नेक्स्ट जो है वो आप मेरी सेकंड जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसमें एडजस्ट कर लेना। यानी कि इंटीमेशन किसके द्वारा दिया है? डेटर के द्वारा। तो वैसे ही क्रेडिटर्स उनको एडजस्ट कर लेगा। ये केस बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? जब अप्रोप्रिएशन इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन। जब डेटर के द्वारा कोई इंटीमेशन नहीं दी जाती, तो क्रेडिटर कैसे उसको एडजस्ट करेगा? जो अमाउंट यानी कि जो खाता पहले ओवरड्यू हो रहा है, या जिसमें लॉस के चांसेस ज्यादा है, जिसे पे ना करने से डेटर का नुकसान ज्यादा होगा, उस खाते में क्रेडिटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए उसने 3 अलग-अलग मंथ में उधार लिया है, लेकिन सबसे पहले उधार उसने जनवरी में लिया, फिर मार्च में लिया, फिर उसके बाद जुलाई में लिया।
तो जनवरी वाला उधार उसे पहले ही चुकाना होगा ऑब्वियसली, वरना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज होगा। तो अगर मान लीजिए डेटर ने कुछ नहीं कहा, तब भी क्रेडिटर को अपने रैशनल डिसीजन के आधार पर ही जिसकी पेमेंट पहले ड्यू है उसमें से ही उसका अमाउंट डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्या आता है, अप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएटली डिवीजन। अगर क्या होता है कि जो डेटर ने अमाउंट पे किया है, सपोज फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट और थर्ड पेमेंट, पहली बार उसने 2000 लिए, दूसरी बार उसने 3000 लिए और चौथी बार उसने 5000 लिए। अगर मान लीजिए वो 7000 रुपए पे कर रहा है, तो डेट क्रेडिटर को क्या करना चाहिए कि 2000 पहले वाले में से, 3000 दूसरी पेमेंट को सेटल करने के लिए और जो तीसरी पेमेंट है उसमें से 2000 रुपए एडजस्ट कर लेने चाहिए। कहने का मतलब है कि क्रेडिटर की ये कोशिश रहनी चाहिए कि डेटर को नुकसान ना हो। लास्ट केस आता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो अगर हमारा इंटरेस्ट लग रहा है किसी प्रॉपर्टी पर और वो अगर हमें चुकाना है, तो क्रेडिटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी उधार पर सबसे पहले वो रिफंड कलेक्ट करेगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा हाई रेट से और क्रेडिट डेटर को नुकसान होगा। तो अगर मान लीजिए डेटर ने कोई पेमेंट की है, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट को चुकाना है और उसके बाद उसके प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी पहले ब्याज को और फिर मूलधन को। तो इससे क्या होगा कि अगली बार इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो आज आपका चैप्टर नंबर 11 इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। आप इसको नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपने डाउट्स मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। More button, enter. Pause recording. Stop recording.